ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 11वां दिन हो गया है। खाड़ी देशों में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिडल ईस्ट में जंग जारी है। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार। ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किए। लेकिन एक तरफ जंग है तो यहां भी, देश में भी संग्राम जारी है। संसद में संग्राम जारी है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो खाड़ी देशों में हो रहा है उस पर भी राजनीतिक घमासान जारी है। और थोड़ा अगर कैमरा के आगे से हट जाओगे रंजीत, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब लगातार बात ही कर रहे हैं, आपस में बातचीत आपकी बंद होगी। ओपन स्टूडियो में यह भी होता है कि सामने ही खड़े हो जाते हैं कई बार लोग, और आप बातचीत जो कर रहे हैं और मैं टीपी तो पढ़ता नहीं हूं, तो जो आप बोलना चाह रहे हैं वही इधर उधर भटक जाता है। खैर, पर हम भटक रहे हैं क्या? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। संसद में संग्राम, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, लेकिन जो सड़क पर त्राहिमाम मच रहा है, गैस की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं गैस के लिए, होटल रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कोई आपूर्ति की चिंता नहीं है। तो सड़क पर जो दिख रहा है वो अलग, सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अलग। अब भरोसा करें तो किस पर करें? कालाबाजारी हो रही है, गोरख धंधा भी चल रहा है और लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकारी सूत्र हमें लगातार इस बाबत आगाह भी कर रहे हैं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन जब आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लगा देते हैं, इन सब बातों को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या चिंता का सबब है। और 60 रुपए दाम तो बढ़ा दिए एलपीजी के, और कमर्शियल गैस के तो 115 रुपए। और ये दिक्कत अब क्या तेल में भी दिखाई देगी? तेल में भी खेल होने वाला है क्या? और आम आदमी की रेलम पेल हो जाएगी क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं खबरें, मैं उसकी तफसील आपको दूंगा, क्योंकि आज एक कैबिनेट की बैठक भी हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद उसकी ब्रीफिंग हुई। उसमें सवाल सीधा पूछा गया, खाड़ी देशों में जो ये युद्ध जारी है उसकी समीक्षा की गई क्या? कैबिनेट की बैठक में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। पर यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा है आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए तेल की। तो डिटेलिंग, द डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेल देने में क्या दिक्कत है और वो डिटेल क्यों नहीं दी जा रही? या विपक्ष बात का बतंगड़ बना रहा है? उसे राजनीतिक नफे नुकसान के आकलन करने का, सरकार को घेरने का मौका मिला है, तो वो लोगों में बेवजह का एक डर, एक खौफ भी पैदा कर रहा है क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें तत्काल मिलने चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो 3-4 दिन से शुरू हुआ कि भाई 3-4 दिन में सब खत्म हो जाएगा, 11वें दिन तक पहुंच चुका है और अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, पर युद्ध थामने की कोशिशें कहीं से होती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 11वां दिन हो गया है युद्ध का। एक तरफ इजराइल अमेरिका, एक तरफ ईरान। युद्ध नहीं ले रहा है थमने का नाम, लेकिन एक संग्राम भारत में भी शुरू हो गया है, राजनीतिक संग्राम, युद्ध को लेकर भी। और कल इसी पर चर्चा को लेकर बवाल कटा था संसद में
लेकिन सरकार कह रही थी अविश्वास प्रस्ताव लाए हो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, तो उस पर चर्चा कीजिए। तो आज उस पर चर्चा तो हुई, पर चर्चा के साथ साथ युद्ध के असरात और हमारी तैयारियों के लेकर विपक्ष घेराबंदी करता भी दिखाई दिया सरकार की। सवाल ये कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके असरात से निपटने के लिए भारत की तैयारी कितनी है। सरकार की तरफ से कई दावे किए गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई और फिर सूत्रों के हवाले से, अब इस बात पर गौर कीजिएगा, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए, कड़े निर्देश। उसमें सबसे ऊपर क्या, जंग का आम आदमी पर असर ना पड़े, तेल की कीमतें स्थिर हैं, यह जनता को बताएं कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली। जनता को जानकारी दें कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है और इस क्राइसिस के लिए भारत ने एक सप्लाई चेन तैयार कर ली है। अब यह खबर समझ से परे है कि सूत्रों के हवाले से क्यों बताई जा रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो एक परंपरा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, वहां बाकायदा सवाल भी पूछा गया कि युद्ध के असरात से निपटने के लिए क्या समीक्षा की है हमने, क्या तैयारी है। तमाम सवालों के जवाब दिए गए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनका कुछ देर पहले एक पोस्ट आया। वो कह रहे हैं भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से निरंतर जारी है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि युद्ध की स्थिति के बावजूद घरेलू उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को, माफ कीजिएगा, सीएनजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अन्य उद्योगों को उनकी आपूर्ति का 70 से 80% मिलता रहे। तो ये पोस्ट क्यों लिखी जा रही है? बाकायदा बयान, सवाल जवाब हो जाए। आपूर्ति पूरी है, कितनी है, कितने दिन का भंडारण है। 6 तारीख को बताया गया था 25 दिनों का भंडारण है, हमारे पास भंडार हैं तेल के, पर 7 तारीख को गैस के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए, एलपीजी के, जो हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। और जो कमर्शियल गैस है, कमर्शियल एलपीजी, उसके दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए। और आज आलम क्या है? सरकार कह रही है घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी पीएनजी 100% आपूर्ति, अन्य उद्योगों को 70 से 80% मिलती रहे। तो देश भर की अब अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं मैं। सड़क पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है गैस को लेकर। यह महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लोग गैस सिलेंडर लेकर लाइन में लग गए हैं। ईसीए लागू कर दिया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का कानून। कालाबाजारी ना हो पाए, 21 दिन के बाद ही, एक सिलेंडर भरवाने के 21 दिन बाद ही दूसरे का नंबर आता था, वो 25 दिन मियाद बढ़ा दी गई है। तो मतलब कहीं तो दिक्कत हो रही है ना, वरना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगाई गई? भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ में सिलेंडर गोदाम के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। दिल्ली में कई कमर्शियल सिलेंडर गोदाम खाली हैं। लखनऊ में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मतलब दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में कमर्शियल गैस पर रोक लगा दी गई है, बिक्री ही नहीं हो रही। जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है 95% रेस्टोरेंट का संचालन प्रभावित होगा। 95%।
कानपुर में 4 से 5 दिन के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही। मुंबई में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। जयपुर में मैरिज हॉल प्रभावित हो गए हैं। यह पूरे देश में हो रहा है, पर हमें यह बताया जा रहा है कि घबराने का कोई कारण नहीं है। बाकायदा डिटेलिंग क्यों नहीं आ रही? और इसी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि युद्ध तो लंबा अगर खिंचा, आपूर्ति पूरी कैसे होगी? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार? उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। उधर एनडीए में अहम घटक शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हैं मिलिंद देवड़ा, युवा चेहरा है। वो कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार विकल्प तलाश रही है। सुनिए पहले इनकी बात। सरकार पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि सप्लाईज, हम ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को ढूंढ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को टाई अप कर रहे हैं। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं उनकी तफसील देने में, उनकी डिटेल देने में दिक्कत क्या है कि नए नए सोर्सेज भी हम तलाश रहे हैं। जैसे 3 दिन पहले मैंने कहा, एक पर्ची थमाई गई थी। जब सवाल पूछे जाने लगे कि अमेरिका कौन होता है, उसकी क्या मजाल, ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिमाकत अमेरिका कैसे कर रहा है? बता रहा है मोहलत दे दी भारत को, 30 दिन खरीद लो भैया तेल रूस से। तो ये बताया गया और सवाल पूछे भी गए कि कब रुका, हमने तेल खरीदना कब रोका रूस से? अरे भाई 20 लाख बैरल हर दिन हम जो रूस से लेते थे और सस्ते दाम पर रुपए में, वो $6 लाख पर कैसे आ गया आंकड़ा प्रतिदिन का? 1/3 कैसे रह गया? तो आपने उनसे माल लेना बंद कर दिया और अब रूस जो आपको तेल देगा भी, ये 30 दिन की मोहलत डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो भारत को मिल गई, जिसे खारिज नहीं किया है सरकार ने अब तक, ये अब ना सस्ता मिलेगा ना रुपए में मिलेगा। और तेल भी वो खरीद सकते हैं जो ऑयल टैंकर्स पहले से ही समुद्र में मौजूद हैं रूस के। रूस कह रहा है कि हम तो प्रीमियम चार्ज करेंगे। आपने बड़ी दोस्ती यारी गांठ ली ना अमेरिका से। $4 महंगा जो कीमतें हैं बाजार में, और कल तो $115 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतें चली गई थी। आज लगभग 100 के करीब है, पर 100 तो पहुंच ही गया है। और अगर ये आगे बढ़ता है, $120-130 प्रति बैरल जाता है, तो तेल की कीमतें कहां जाएंगी? और भंडार कितने हैं? 25 दिन का है तो हमें यह बताना चाहिए, पता लगना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट है कितना। 50% जो तेल है कच्चा तेल, हम कुल मिलाकर 88.6% आयात करते हैं, उसका 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और 60% गैस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। उस पर कब्जा है, वहां हमला कर सकता है किसी भी वक्त ईरान। वो चीन के लिए जाने वाला जो तेल है उसे जाने की इजाजत दे रहा है। तो हमने नए विकल्प जो तलाशे हैं, वो विकल्प कौन से हैं? क्योंकि एलपीजी का आया, तभी गैस पर ही रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइनें लग गई हैं पूरे देश में। चूल्हा जल ही ना पाए, यह संकट मुंह बाय खड़ा है। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई से 26% आयात करते हैं एलपीजी, जो हमारी मांग है, जो हमारी जरूरत है। कतर से 22%, सऊदी अरब से 19%। यह हो जाता है 67%। 67% 3 देशों से ही, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो अभी होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। इसमें प्रायोरिटी कहां कहां इस्तेमाल होती है गैस? यह साधारण सा सिर्फ रसोई या चूल्हा जलाने तक की बात नहीं है।
जो हमारे उर्वरक प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर यूनिट्स जो हैं, वो चलती किससे हैं? इसी गैस से। फिर जो हमारी चाय की फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, या भाई एलपीजी ये सिलेंडर पर तो भर गया, अब मेरे घर में पाइप्ड गैस आती है। पूरी सोसाइटी परसों कहीं लीकेज हो गई थी हल्की सी, तो 2 घंटे के लिए सीधा काट दिया गया था, तो कोई चाय भी नहीं बना सकता था, पानी भी गर्म नहीं कर सकता था। ऐसे ही अगर गैस सप्लाई रुक गई तो एक बार बस एक स्विच ऑफ हुआ और पाइप्ड गैस में तो पूरी की पूरी सोसाइटी, उसका चूल्हा ही नहीं जल पाएगा। और गांव देहात में ये सिलेंडर, और 20-25 दिन से ज्यादा एक सिलेंडर चलता नहीं है एक आम परिवार में। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बता रहे हैं, मैं यहां पर कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहता, पर जो जानकारी ग्राउंड से आ रही है और सरकार जो दावा कर रही है, उसमें मेल का संकट जरूर दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में अब ये महंगाई डायन अपना मुंह बाए खड़ी हो जाएगी क्या? ये आशंका जाहिर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सुनिए। ये मोदी जी के द्वारा प्रायोजित संकट है। मोदी ने देश को संकट में डाला है महंगाई के। जानबूझ के आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़े, तो वहां रूस और चीन का जहाज आ रहा है, भारत का जहाज नहीं आ रहा है। और मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, हर डॉलर कीमत बढ़ जाए कच्चे तेल की तो 55 पैसे का फर्क आता है, 55 पैसे महंगा हो जाएगा पेट्रोल। तो ये तो $30 हो गया है, तो मोटा मोटा 16.5 रुपए। अब इसी तरह अगर $10 प्रति बैरल बढ़ते हैं तो हमारी सकल घरेलू उत्पाद, हमारी विकास दर पर क्या असर पड़ता है? 0.2% नीचे घुस जाती है। 50% अगर $50 प्रति बैरल यानी कि $120 तक पहुंच गया तो हमारी विकास दर 1% घट जाएगी, 1%। और वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब घल्लू घारा, एक कैश 22 सिचुएशन, इधर पकड़ो तो उधर नुकसान, उधर पकड़ो तो इधर नुकसान। तो इसमें पूरी स्पष्ट साफ तस्वीर क्या सामने नहीं लानी चाहिए? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद में संग्राम, सड़क पर गैस के लिए घमासान और तेल का खेला, आम आदमी के लिए नया झमेला। आने वाले दिनों में जेब पर मार पड़ेगी। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से उनके अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके मीडिया प्रभारी भी हैं धीरेन्द्र मुन्ना। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। इस पैनल में सबसे युवा लेकिन अच्छा खासा तजुर्बा है, कंसल्टिंग एडिटर है मॉलिटिक्स के आदेश रावल। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, किसी परिचय के मोहताज नहीं, दबंग दिबांग मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और एक और बेहद खास मेहमान, और अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी समझ रखते हैं, पकड़ है इनकी, प्रोफेसर अश्वनी महाजन, नेशनल को कन्वीनर, सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच, आरएसएस का एक अहम अंग। और आरएसएस आप जानते हैं सरकार की प्रेरणा स्रोत है। तो प्रोफेसर अश्वनी महाजन, भाई सब कुछ चंगा सी, सब कुछ कंट्रोल में है, तो डिटेलिंग क्यों नहीं की जा रही या दी जा रही? पोस्ट कर रहे हैं हरदीप पुरी, सवाल पूछा जा रहा है अश्विनी वैष्णव से कि भाई खाड़ी देशों के संकट पर समीक्षा क्या की गई, तो उस सवाल के जवाब को खा जाते हैं। सिर्फ भरोसा कर लें कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए संदीप जी, हमें सरकार के, क्योंकि ये युद्ध का समय है
युद्ध के समय में सरकार के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, एक बात। दूसरा, इसमें बहुत स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं। हम कहाँ से तेल ले पाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के अपने मित्र देशों से तेल और गैस की आपूर्ति करेंगे। ऐसे में यदि हम पहले से ही इस सारी डिटेल को सामने रख दे, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप अगर उसमें से सहमत हो तो बताइए कि अगर हम किससे तेल खरीदना है ये पहले से ही हम घोषित कर दें और वहाँ जो दूसरी ताकतें हैं वो इसमें अगर अड़ंगा लगा दें, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। डर रहे हैं हम अमेरिका से? नहीं, स्ट्रैटेजिक ऐसा नहीं। स्ट्रैटेजिक क्या? हमारी मर्जी, हम जिससे खरीदना चाहें और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें या शॉर्ट टर्म कमिटमेंट करें, कोई बीच में रोकने वाला कौन होता है? मर्जी एक बात है। दूसरा, आप ये देखिए कि आज पूरे का पूरा खाड़ी के देश युद्ध के शिकंजे में आए हुए हैं। हम कहां से, किस प्रकार से, किस रास्ते से तेल और गैस लेकर के आएंगे, ये मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी, एक मिनट प्रोफेसर साहब, सरकार पर भरोसा करना चाहिए और भरोसा है, उसको आप अन्यथा ना लें, पर सरकार को आम जनता पर भी तो भरोसा करना चाहिए। हमें भी तो भरोसे में लेना चाहिए कि आम आदमी को भरोसे में नहीं लेगी सरकार। दूसरी बात, सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि $130 पर बैरल तक अगर तेल पहुंचता है तब तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस सारे घाटे को अपने ऊपर लेगी, यानी सरकार, यानी जनता का ही इतना पैसा एहसान है। करेगी सरकार, इतना एहसान करेगी? आपने कहा सारे घाटे को, और जो अब तक फायदा उठा, नहीं, अब ये सवाल तो पूछा जाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं सरकार मतलब घाटा अपनी जेब से भर देगी सरकार, कि सरकार घाटा उठाएगी, और सरकार जो फायदा उठा रही थी, ये कितने 27-28 लाख करोड़ में, एक साल 1.5 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, तेल में एक्साइज बढ़ाकर जो सरकार ने कमाए उसमें हमें कुछ राहत दी थी। नहीं, सरकार ने जो कमाया वो उसका क्या इस्तेमाल किया? आप ये देखिए कि यूपीए के समय में 1.5 लाख करोड़ रुपया ही खर्च किया जाता था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अब 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट है उससे ज्यादा। अच्छा, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई तेल की मार, बहुत हुई गैस की मार। अब की बार मोदी सरकार 35 रुपए में बेच देंगे, वो बाबा ज्ञान देते थे हमें, 35 रुपए में तेल मिल जाएगा जी, मिल गया। आज हमारी फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन अच्छी है, हम मात्र 4.3% फिस्कल डेफिसिट पर हैं। अगर 20-25 दिन या 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर तेल महंगा होता है और सरकार उसको अपने ऊपर लेती है तो कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि तेल ये अच्छा, घबराए ना, ये जो गैस को लेकर भी नहीं घबराना चाहिए फिर तो। नहीं, गैस तेल की आपूर्ति है, मतलब गैस की नहीं थी हमारे पास। 6 तारीख को बताया गया हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं। 7 को 60 रुपए गैस के दाम, जो आम आदमी लेता है 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर, वो 60 रुपए बढ़ा, कमर्शियल 115 रुपए बढ़ा दिया। इसमें असलियत की बात यह है कि हमारी निर्भरता एक ही देश पर बहुत ज्यादा है, कतर पर। तो इसलिए जहां जहां इस प्रकार की गैस की सप्लाई बाधित होती है, हमें दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे, और इसके लिए मुझे लगता है कि रणनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रकार की टाइमलाइन पता होनी चाहिए ना प्रोफेसर साहब। नए रास्ते खोजने, नया रास्ता खोजने जाएंगे तो टाइम लगता है, तो उस टाइम तक ये जो कतारों में लोग खड़े हैं वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, ये सब रास्ते खोजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल खोजने जाएंगे या 2 दिन 10 दिन बाद खोजने जाएंगे, खोजे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इस विषय पर काफी सतर्क है, और यही कारण है कि मोटे तौर पर सरकार इसके बारे में काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। तो मतलब सरकार बता दे, सूत्रों के हवाले से खबर क्यों बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री चिंतित है? अरे भाई, प्रधानमंत्री चिंतित होंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कड़े निर्देश दे रहे हैं, ये बाकायदा आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बताया जा रहा? आधिकारिक तौर पर इसलिए क्योंकि कहां से लिया जाएगा, अगर आप प्रश्न पूछेंगे कहां से लाओगे, तो यह एक स्ट्रैटेजिक प्रश्न है, ये रणनीतिक तरीके से किया जाएगा। यही बात समझा दो, यही बात देश को समझा दो, जनता मान जाएगी।
जब मुझे जनता लगता है ये देखिए, सरकार को बताना ही ये चाहिए। जनता इतना भरोसा करती है कि ताली थाली बजाने से भी कोरोना भाग जाएगा, तो ये जनता ये ने भी मान लिया था, ताली थाली बजाई थी। हालांकि यही कोई विश्वास मेडिकल है जिसके एविडेंस कारण- नहीं है कि कोरोना भाग जाएगा थाली बजाने से। यही विश्वास है कि जिसके कारण ये मोदी जी बार बार आ रहे हैं। हाँ। तो मतलब उस विश्वास को, जनता में वो विश्वास तो कायम रखना चाहिए ना, जब जनता आप पर देखिए, विश्वास कर रही है तो। ये पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर गैस की आपूर्ति कहीं बाधित हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। हमें अपने तरीके अच्छा, से अब इसको ये बेहतर सारी करने की दुनिया में हो रही है। आवश्यकता अच्छा, पाकिस्तान का हमें- उदाहरण नहीं दिया, अच्छा हमें किया। अपने- पाकिस्तान में हमें तो घमासान मच गया है, वहां पर तो मारपीट हो रही है हाँ, पेट्रोल पंपों पर। अभी ये भी बताएंगे कि वहां देखिए मारपीट हो रही है, यहाँ तो अभी ऐसी नौबत नहीं आई। हम बेहतर पोजीशन में हैं और बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं अन्य देशों से और खास तौर पे खाड़ी के देशों से बहुत अच्छे हैं। इसका हमें लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो विश्वास के भरोसे, विश्वास पर दुनिया कायम है और विश्वास कर रहे हैं अभी प्रोफेसर अश्वनी महाजन। चरण सिंह सापरा, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं गैस की किल्लत के नाम पर? नहीं, जिस तरह से आपने बताया कि ये सरकार जो है हमेशा सूत्र के जरिए से बात करना चाहती है, मैं कहूँगा ये सूत्र सरकार है। ये सरकार जो है क्यों डरती है, क्यों नहीं जनता से डायरेक्ट या विपक्ष से डायरेक्ट बात करना चाहती, विषय ये है। आज पूरे विश्व के अंदर दो नेता जो है, चाहे वो ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों की सनक की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। हमने देखा कि कल किस तरह से मार्केट गिरी है और शुरुआत के 12-15 नेतन्याहू और बुश की सनक मैं वही कह रहा उनके फितूर के चलते हुआ, ये सरकार इसको कैसे पहले से ही तैयारी करके बैठ जाती? ये तो अप्रत्याशित है ना, ये संकट। नहीं, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। पहले से ही खबरें आ रही थी, पहले से ही अमेरिका संकेत दे रहा था अपने नागरिकों को कि खाड़ी के देशों से बाहर आ जाओ। ये तमाम सारे संकेत दे रहा था, भारत को भी संकेत थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर 2 दिन पहले गए थे, युद्ध शुरू होने से पहले, तो भाई आपकी इतनी मित्रता है, ट्रंप से भी है, नेतन्याहू से भी है। आप वो फादरलैंड मदरलैंड की बात करते हो, तो आपके फादरलैंड ने आपको भनक भी नहीं दी, और अगर भनक दी है तो आपने वो छुपाई क्यों है? और अब आप देश के सामने क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों आप डर रहे हो? क्यों आपको ट्रंप जो है वो बार-बार, अभी चाहे क्या वो होगा, युद्ध विराम हम अपने हो, चाहे वो ट्रेड डील हो, बाकी देशों को क्यों उनके सामने अपने पत्ते क्यों खोलें, जो प्रोफेसर अश्वनी महाजन कर रहे हैं? नए नए सोर्सेज, किसके साथ किस डील पर हम गैस लेंगे या तेल लेंगे, हम इसे जग जाहिर क्यों करें? देखिए संदीप जी, ये तबाही ना अभी तेल पर आ गई है और तेल का माहौल ऐसा बन गया है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर उसके 30 डेपो पर हमला किया, ईरान अब कुवैत के डेपो पर हमला कर रहा है। आज अभी खबर आई कि अबू धाबी की रिफाइनरी पर हमला कर दिया। तो जितने ये खाड़ी के देश है, कुवैत ने तो उत्पादन रोक दिया है, और जो कतार है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन्होंने अपने जो निर्यात है उसके ऊपर इन्होंने कटौती लगा दी है। अब अगर इस तरह से एक एक करके देश कटौती लगाते जाएंगे तो भारत क्या करना चाहता है? कम से कम सरकार ने, ये लोकतंत्र है ना, ये ठोकतंत्र तो नहीं चल रहा है, ये हिटलर राज तो नहीं चल रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र के अंदर चर्चा तो 1962 में भी हुई थी ना, तब तो युद्ध चल रहा था चाइना और भारत का। तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को और विपक्ष को पर जब सरकार कर रही है, हम विकल्प तलाश रहे हैं। आप सरकार पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? सभी पार्टियों ने मिलकर के आप सरकार पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? सरकार और प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं, क्यों सरेंडर होते हैं, क्यों आत्मसमर्पण करते हैं? ये जब विपक्ष पूछता है तो प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है, और इसीलिए प्रधानमंत्री सामने नहीं आना चाहते और सूत्र से बात करना चाहते हैं। तेल की कीमतें वो 63 रुपए डॉलर से लेकर के 110 डॉलर तक प्रति बैरल पहुंच जाती है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो सामने नहीं आएंगे, योजना नहीं बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो योजना नहीं बताएंगे, आप ये कह रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, मैं पूछ रहा हूं कि भाई सरकार पर विपक्ष भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? पर विपक्ष जो पलटवार कर रहा है, सरकार भगवान भरोसे हो गई है क्या? जवाब नहीं है, इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है, या पोस्ट पर डाला जा रहा है कि कोई आपूर्ति की कोई चिंता नहीं,
आम उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। संदीप जी, आपकी सरकार बहुत मजबूत सरकार है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से देशवासियों को भी कहना चाहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और अफवाह बिल्कुल, आपने कहा भी कि मैं नहीं चाहता हूं कि फैले। नहीं, पर जो सड़क से जो तस्वीरें आ रही हैं, भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, पंजाब, हैदराबाद, चेन्नई, ये लंबी लंबी कतारें तो कुछ और बात कह रही है ना। लोगों की परेशानी तो शुरू हो गई है कि नहीं, या बिहार में सब कुछ चंगा है? मैं अभी भी बोल रहा हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और फुल कैपेसिटी में जितने भी बॉटलिंग प्लांट है वो चल रहे हैं। लेकिन अगर सचेत सरकार कर रही है, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इसे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फूंक फूंक के कदम रखते हैं, अपने खपत लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है, 4-4, 5-5 दिन हो गए। भाई आप सिलेंडर बुक कराते ना एजेंसी में कि मेरे को सिलेंडर चाहिए, बुकिंग ही नहीं ले रहे। ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं कहाँ इससे इनकार कर रहा हूँ। आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और चिंता होना जायज है, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। इस देश में तो हमने वो भी देखा है कि देश के नमक के लिए भी लाइन लगते, तो आपने देखा होगा संदीप जी, नमक की क्या कमी रहती थी। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समस्या ये है, और निश्चित तौर पर देखिए, अभी तीनों कंपनी, चाहे बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, आईएससीएल हो, तीनों ईडी की ज्वाइंट कमेटी बनी है, और वो पूरी चीजों को निगरानी कर रही है। मैं कह रहा हूं कि पहले डोमेस्टिक वाले हम इस तेल के खेल में फंस गए क्या? ये रूस से, अपने सदाबहार मित्र से हमने लेना बंद कर दिया। 2018-19 में हमने ईरान से लेना बंद कर दिया था, वो भी सस्ता तेल देता था, रुपए में देता था। अब ये अमेरिका जो हमसे करवाना चाह रहा था, इसमें वेनेजुएला से भी तार जुड़ते हैं क्या? वेनेजुएला का वहां पर मादुरो, जो उनके राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को जैसे अपराधियों की तरह उठाकर ले गए, अगवा करके ले गए ट्रंप के सैनिक, जेल में डाल दिया अमेरिका की। तेल का खेल था ना कि वेनेजुएला पर कब्जा कर लो, अब ईरान को उसकी बमबारी करो, उसका तेल अपने काबू में कर लो। फंस गए हम, डियर फ्रेंड ने हमें फंसा दिया। रसिया से बंद हमने कब किया है? कम किया था। मैं कम ज्यादा तो किया ना। नहीं अरे अब ये मासूमियत तो ना दिखाइए। 20 लाख बैरल प्रतिदिन लेने वाला भारत सस्ते में तेल ले रहा था, 6 लाख पर क्यों आ गए हम? मतलब दबाव था ना ट्रंप का कि तेल नहीं लोगे वरना 50%। हर एक स्ट्रैटेजी को इस डिबेट में तो नहीं बोला जा सकता है। आपके भी सूत्र मजबूत होते हैं, सरकार के भी सूत्र मजबूत होते हैं। इतना जरूर आप भी भरोसे के साथ किसी न्यूज को देते हैं अपने सूत्रों के हवाले से, वैसे ही सरकार के भी सूत्र होते हैं। क्यों इसको हम तेल के खेल में फंस गए क्या? बिल्कुल नहीं फंसे हैं। ये भारत का इसमें कहाँ रोल है? जो लोग कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या तो हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे ज्यादा जूझ रहे हैं। हम लोग तो फिर भी आज भी दाम नहीं बढ़ा है ना। ये आप ही के चैनल ने बताया है, आप ही ने कहा है कि अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी खपत पहले कम थी, आजकल अफवाहें ज्यादा फैल गई है, तो डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रही है कि 95% रेस्टोरेंट अफेक्टेड होंगे। अभी तो जो हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो भी गैस से चलते हैं। संदीप जी, ये पहले इसका मतलब इसका आप स्पाइरलिंग इफेक्ट समझ रहे हैं? कहां तक जाएंगे असरात? बिल्कुल जाएंगे ना। कर्नाटका के होटल एसोसिएशन वालों ने किया है, जो मुझे कहीं से जानकारी मिली है। पंजाब में सप्लाई बंद हो गई है कमर्शियल गैस की। और ईडी ने अपना ईमेल बजाते भारत सरकार के तीनों कंपनियों के ईडी ने जारी किया है कि आप उस पे अपना बताओ कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो सरकार बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए, और आपकी चिंताओं से सरकार अवगत है, और मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आप इन विषयों पर आज डिबेट कर रहे हैं। विपक्ष को भी ऐसे समय में हम लोगों को देशवासियों के साथ ही खड़े रहना चाहिए, और मजबूती से हम लोग इसका सामना करेंगे। बहुत चिंता की जरूरत राजकुमार भाटी, देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए ऐसे वक्त में। ये अप्रत्याशित घटना है, ये कोई युद्ध हमने तो किया नहीं, हम इसमें फंस गए। आप उसका राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में दिख रहे हैं।
नहीं, राजनीतिक लाभ उठाने का मसला नहीं है। मसला ये है कि सरकार को ऐसे संकट के समय में विपक्ष से सहयोग भी लेना चाहिए, परामर्श भी लेना चाहिए। जब विपक्ष को परामर्श देता है तो उसे ही राजनीति मान लेते हैं, उसे सोचते हैं राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल का थोपा हुआ युद्ध है, और जितना युद्ध खिंचेगा उतना संकट हमारे सामने पैदा होना है पेट्रोलियम पदार्थों का, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सरकार इस संकट को कम करने के लिए समझदारी भरे कदम उठा सकती थी, जो कि सरकार ने नहीं उठाए। पहली गलती तो हमारी सरकार ये कर रही है कि हम रूस और ईरान जैसे अपने पुराने मित्रों को छोड़ के, जो हर संकट में हमारे साथ खड़े रहे और ऐसे संकट के समय में भी मदद करते, उनको छोड़ के हम अमेरिका और इजराइल के खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा हमारे लिए खतरा बनेगा आने वाले समय में, अगर युद्ध लंबा खिंचता है। अगर हम अपने पुराने मित्रों को न छोड़ते तो शायद हमें उतना बड़ा खतरा न झेलना पड़ता जितना बड़ा खतरा अब झेलना पड़ेगा। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए और ज़्यादा अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, और हमें ये संतोष रखना चाहिए कुछ दिन कम तेल से काम चला लेंगे, कम गैस से काम चला लेंगे, लेकिन देश की व्यवस्था शांतिपूर्वक चलती रहे। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, पक्ष का भी, विपक्ष का भी, नागरिकों का भी, सबका। लेकिन सरकार को जिस तरह के गंभीर कदम उठाने चाहिए, संदीप जी, सरकार किस तरह के गंभीर कदम? सरकार आप के तौर पे नहीं, आप क्या उम्मीद किए हुए थे? सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो सरकार इसमें कहीं रोल ही अदा करती नजर नहीं आ रही है। जो ये युद्ध है, इस युद्ध में हमारे भारत का कोई पक्ष तो होना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, वैश्विक कूटनीति में हमेशा हमारी एक साख रही है, एक दबदबा रहा है। हम कम से कम ये तो अपील करें कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रयास करें युद्ध जल्दी खत्म हो, जा रहा है, संयम और दूसरे हम अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखें, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ये तो दो बार का। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण पर और ईरान के नेता की मौत पे हम 6 दिन तक शोक तक प्रकट नहीं करते, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम एक शोक तक प्रकट कर सकें, तो ये हमारी कोई वैदेशिक कूटनीति है? जब हम ट्रंप कहता है कि मैंने आपको 30 दिन की परमिशन दे दी है और हम उसका खंडन तक नहीं कर पाते कि हम एक संप्रभु देश हैं, हमारे अपनी संप्रभुता है, आप कौन होते हो हमें परमिशन देने वाले? सरकार ये इसका खंडन तक नहीं कर पाती, तो कहीं हमारा वजूद दिखाई देता है, हमारी कोई वैश्विक कूटनीति नज़र आती है? बार बार हमें अपमानित किया जा रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है और हमारे संबंध खराब किए जा रहे हैं और हम उनका शिकार हो रहे हैं। हम लगातार उसमें मौन साधे हुए और अपने आप को कमज़ोर सिद्ध कर रहे हैं। इन सब तमाम चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, माहौल पे सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। दुनिया एक एक गतिविधि देखती है, एक एक बयान देखती है। किस नहीं, आम आदमी भी तो ये देखता है। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा दी गई कि भाई जमाखोरी, कालाबाजारी को भी रोकना है। तो 56 इंच की सीने वाली सरकार में कालाबाजारी और जमाखोरी भी कर सकता है कोई? क्या सरकार ये मान रही है, या इससे अफवाहों का बाजार और गर्म होता है? राजकुमार भाटी, नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारी मजबूती के साथ लेने के बजाय लगातार गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे रही है। कोई संकट नहीं है किसी तरह का। अभी आप ही दिखा रहे थे और दूसरे चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है कि जगह जगह गैस का संकट पैदा होने लगा है, कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, होटलों में गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, सरकार ने ये एक्ट लागू कर दिया है। तो ये तमाम जो कार्य संकट को प्रदर्शित कर रहे हैं कि संकट है। जब आप बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं। क्या शतुर्मुर्गी रवैया अख्तियार किया जा रहा है? भाई सड़क पर जो दिख रहा है वो ठीक है, मैं सरकार की बात को भी फेस वैल्यू पर लूंगा कि हम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं, नए नए सोर्सेज, अब नए आपको जगह ढूंढनी पड़ेंगी जहां से गैस लिया जाएगा, तेल लिया जाएगा, उसमें थोड़ा लैग भी है, पर घबराने की जरूरत नहीं। तो सड़क पर जो दिख रहा है और सरकार जो बता रही है, आप किस तरह से इसे आंक रहे हैं दिबांग? देखिए, जो नई नई जगह जहाँ से बात हो रही है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप देखिए कि क्या है, संकट का समय है। परिवार में जब संकट का समय होता है तो क्या होता है, बड़े बुजुर्ग मिलके बैठते हैं, सबको समझाते हैं, सब लोग मिलके संकट से लड़ते हैं। क्यों नहीं सरकार विश्वास में लेती विपक्ष को, मीडिया को, देश के आवाम को? क्यों नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक संदेश देते
देखिए संकट की घड़ी है, हमारे तेल वहां से आता है, गैस वहां से आता है, हम लोग मिलके लड़ेंगे। आप 3 सब्जियां बनाते हैं, 2 में काम बना लीजिए, ऐसी बातें पहले हो चुकी हैं। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री ने ये बात की थी जब लड़ाई हुई थी। तो मैं कह रहा हूं क्यों नहीं वो कर पाते। और जब आप ऐसे हैं जिसका आपने उल्लेख किया कि भाई आप बताइए कि ताली बजा लेते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, ये दिखाता है कि उनको कितना विश्वास है। जब इतना विश्वास है, वो कैपिटल है आपके पास विश्वास वाला, तो क्यों नहीं आप साफगोई से आज आते सामने। कैबिनेट की बैठक में जो समीक्षा की गई उसकी तफसील बाकायदा क्यों नहीं दी जाती, सूत्रों के हवाले से क्यों दी जा रही है? बिल्कुल, आप उसको कहिए। ये सवाल पूछा गया अश्विनी वैष्णव से, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी सब सवालों के जवाब दिए। आप उससे कहिए कि भाई हम लोग इसको लाइव दिखाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे न्यूज चैनल वाले तो आप ही के हैं, उनसे कहिए कि भाई लाइव काटेंगे, हिंदी में बोलिए, सबको समझ में आए बात, तो करिए ना। ये कदम इमरजेंसी में नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ये कहा जाता है इमरजेंसी का मैनेजमेंट बहुत या अच्छा इमरजेंसी करते है हैं। ही नहीं, हम बात का बतंगड़ तो नहीं बना रहे। नहीं, बात का तो बतंगड़ नहीं बना रहे, हम देख रहे हैं किस तरीके से। मैं खुद समझ रहा हूँ, हमारे वहाँ जो डिलीवरी वाला आता है कहता है सर अब मुश्किल होगी हम लोग को आने वाले दिनों में। आपको याद है आजकल 10-10, 12-12 मिनट में डिलीवरी आ जाती है। उसने सुबह बताया कि सर ब्लिंकिट वाले ने कि सर अब मुश्किल होगी क्योंकि ना तेल मुश्किल हो रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है। नहीं, लाइन में लगने का एक वजह ये तो नहीं, लोगों में खौफ पैदा हो रहा है, तो जहां टंकी में तेल है फिर भी खड़ा हो गया कि न जाने कल क्या हो, वो भी होगा। हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बजाय इसके कि आप एक कानून बनाएं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाएं और कड़ाई दिखाएं, आप बातचीत कीजिए ना, लोगों को विश्वास में लीजिए ना। आप कहिए ना कि हम लोग एलपीजी मंगा रहे हैं, हम लोग 4 देशों से बात कर रहे हैं, हमने अमेरिका से मंगाया, केवल 10% हमारी जरूरत तो वहां से आएगा। एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट दिया प्रोफेसर अश्विनी महाजन ने, वो कह रहे हैं सरकार घाटा भी उठाने के लिए तैयार रहेगी, तेल की कीमत नहीं बढ़ने देगी। अरे सरकार अपनी जेब से भरेगी, हमें फायदा नहीं दिया, अब अच्छा घाटा नहीं होने देगी, सरकार खुद घाटा ले लेगी। कहां ले लेगी घाटा? मैंने आपको बताया कि इस तरह से तेल की दाम जो है वो 26% घटे, पर जो बाजार में हमको मिलता रहा वो बढ़ता रहा कीमत, वो बढ़ता रहा। उस तरफ तो जाते ही नहीं है। हाँ। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए ये बहुत एक कन्वीनियंट चीज है, इसको समझने वाली चीज है। हमारी दर्शक है, एक बड़ी रेगुलर दर्शक हैं, हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन वासी, कह रही है अमेरिका के चक्कर में जो पड़ा वो ना घर का रहा ना घाट का। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है। आप अमेरिका से दोस्ती भारी पड़ रही है। अमेरिका से दोस्ती, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं वाली बात जो है वो अमेरिका पे बिल्कुल सटीक बैठती है। ये इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं आपको उस बात का जवाब दे रहा हूं कि आप तेल कहां से ले रहे हैं। और मुझे इस बात की हैरानी है, जो मैं बात कह रहा था, आप ये जो कहते हैं ना कि नहीं हम बता देंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा, और दुनिया को पता चल जाएगा तो वो भी वो पता नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सबको पता चलता सबको है, पता चलता है। ये खुली किताब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कौन से ऑयल टैंकर इंडिया आ रहे थे, कौन से चीन जा रहे हैं, कौन से जापान जा रहे हैं, सब चिन्हित है। दुनिया भर में एजेंट बैठे हुए हैं, सब बता देंगे उन लोग वहां से। तो देखिए आप जो तेल ले रहे हैं वो यूएस से ले रहे हैं, आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, आप कनाडा से बात कर रहे हैं। कनाडा अब उतना तैयार नहीं है। और एक नया नाम है, अल्जीरिया से ले रहे हैं। अफ्रीका से जो गैस जाती है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अफ्रीका में अल्जीरिया है, आप अल्जीरिया से बात कर रहे हैं। नाइजीरिया, अंगोला भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। जो अल्जीरिया से बातचीत है, तो ये बातचीत की तफसील देने में क्या है, ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है, सबको पता है। सबको पता है क्या खुफिया है इसमें? सोनाट्रेक उनकी सबसे बड़ी अल्जीरिया की सरकारी कंपनी है जो इस तरह के गैस बेचती है। आप कहिए ना हम वहां से मंगा रहे हैं। हाँ। हम ये सब मंगा रहे हैं। देश को बताइए, हम तो 4 जगह से लेते थे या 7 जगह से, अब हम 14 जगह से लेंगे। और ये भी बताइए कि हम ले जरूर रहे हैं, पर भाइयों और बहनों आराम से खर्च कीजिए, ओवरबोर्ड मत जाइए, ज्यादा मत खर्च कीजिए। मतलब जनता जो भरोसा, जो सरकार उम्मीद करती है जनता उस पर भरोसा करे, सरकार को भी जनता पर भरोसा करने की जरूरत है ना, भरोसे में लेने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल लेने की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने पर भरोसा खो बैठी है कि हम कुछ कहेंगे और लोग सुनेंगे नहीं, कहीं अंदर खाते ये बात तो नहीं है। अगर ये बात है तो ये बहुत डर की बात है, या आपूर्ति की जो सारी संभावना है वो अभी मालूम नहीं, तलाशी जाएंगी भी, आपूर्ति हम पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जिनके मैं नाम बता रहा हूं वहां बातचीत हो रही है, बाकायदा बातचीत हो रही है, कुछ माल सौदे पट रहे हैं। भाई आपको कितना चाहिए, किस दाम पे चाहिए, वो सब आप तय कर रहे हैं, तो आप करिए ना। उसमें लोगों को इस तरह से गुमराह सा मत कीजिए, लोगों को अंधेरे में मत छोड़िए कि लोग कयास लगाते रहे कि होगा या नहीं होगा। उससे क्या होता है,
लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ती है। क्यों इनसिक्योरिटी करें? वैसे ही लोग देख रहे हैं युद्ध को, वैसे ही विचलित हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि युद्ध किस तरफ जाएगा। हाँ। वैसे ही बहुत और कितना लंबा खिंचेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि हालत क्या हो रही है आप देखिए। मैं आपको एक थोड़ा सा इससे इतर जाते हुए एक उदाहरण बताता हूं। आप देखिए क्या हुआ, रियाद में जो अमेरिकी जो दूतावास है उन्होंने बंद कर दिया। वो क्या कह रहे हैं, उनके लिंडसी ग्राहम जो सेनेटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी जो है वो हमारा उनसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसके बावजूद सऊदी अपनी सेना नहीं उतार रहे हैं ईरान के खिलाफ। क्या फ़ायदा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का? वहाँ जब आपके पास इतनी सैन्य शक्ति मौजूद है, इतने जंगी बेड़े मौजूद हैं, इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आप एम्बेसी खाली करवा रहे हैं। क्योंकि आप नहीं, क्योंकि इसमें जो आपने पिक्चर पेंट की है वो क्या है कि भाई ईरान तो पस्त है, ध्वस्त है, बिल्कुल घुस चुका है बिल में। तो क्या भाई क्यों आप ये कर रहे हैं खाली? ये ताज़ा खबर है, ये आज की खबर नहीं। यहाँ पर दर्शकों को थोड़ा सा पुराना भी अतीत भी बता दें। 80 के दशक में सद्दाम हुसैन को सहारा दे रहा था अमेरिका कि ईरान में वो ईरान की रजीम को हटा दे। तब तो रजा पहलवी थे, उसके बाद खैमेनाई भी आए, पहले खुमैनी फिर खैमेनाई 80 के दशक में। तो खुमैनी को हटाने के लिए 8 साल का युद्ध चला। खैमेनाई आकर एक संघर्ष विराम किया, 8 साल चला था वो युद्ध। तो यहां पर जो फंसता है लंबा फंसता है, यहाँ पर लंबा फंसता है। और उसमें जो आप ये बात कह रहे थे कि ये अमेरिका का हाल है कि किसको इसने छोड़ा नहीं। आप देखिए उसने किसको सपोर्ट, सद्दाम को सबसे पहले किसने सपोर्ट किया और अमेरिका किसने मारा? अमेरिका ने। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इनसे बच के रहने की जरूरत है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बड़े जानकार हैं वो ये क्या कह रहे हैं, ईरान इसलिए हमला कर रहा है इन सब जगहों पर ताकि एक प्रेशर बने अमेरिका पर और इजराइल पर, दुनिया भर में हाहाकार हो, इन पर प्रेशर बने। दूसरा तो और भी खतरनाक है कि पानी के जो संयंत्र हैं जहां से पानी साफ किया जाता है समुद्र का, जो पीने के काम आता है, उन पर भी वो हमले कर सकता है आगे। पानी अभी तो तेल का ही खेल ये लंबा खिंचने वाला है क्या आदेश रावल? अभी तो गैस की मार दिखाई दे रही है, तेल का खेल होना बाकी है अभी, या ये आशंकाएं हैं महज? संदीप जी, आपकी इस डिबेट के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि हिंदुस्तान पे इसका क्या असर होने वाला है, गैस का होगा, तेल का होगा, और दूसरा पहलू है हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हम पहले बात करते हैं घरेलू पहलू की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार अपने सूत्रों को बेइज्जत कर रही है वो नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट डे आज हरदीप पुरी जी ने पत्रकारों को बुलाया और इंटरेक्शन किया, वो भी ऑफ रिकॉर्ड है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये खबरें भी कल सूत्रों के हवाले से ही छपेंगी, यानी अभी भी आप सूत्रों के पीछे छुपे रहेंगे। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं दिव्यांग जी की कि इस देश ने संकट की घड़ी में हमेशा सरकारों का साथ दिया है। आपको ले चलता 1965 में जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे और शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक वक्त की रोटी कम कर दीजिए क्योंकि हमें अनाज के भंडार चाहिए, तो देश ने साथ दिया था। उसके बाद 2016 में जब इस देश ने नोटबंदी जैसी त्रासदी देखी, प्रधानमंत्री जी सामने आए, उन्होंने कहा कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ ठीक कर दूंगा, और लोगों ने 50 दिन दिए। आज भी अगर आपको लगता है कि कुछ संकट की घड़ी सामने है तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके इस देश को संबोधित करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए ये ट्रांसपेरेंसी है, ये स्थिति है इस देश की, आप लोग एक वक्त की रोटी कम खा लीजिए, कम पका लीजिए। और देश जयवीर अहलावत है महमवासी, ये पहले भी आप एक दिन कार्यक्रम में थे, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं आदेश, जब पता है कि हम ऊर्जा सुरक्षा पर आत्मनिर्भर नहीं है तो सरकार के पास लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, ये भी चीज एक सामने आ रही है क्या? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लान सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस दिन से आपको अमेरिका ने डिक्टेट करना शुरू किया उस दिन से आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बैंड बज गई, या फुटबॉल की तरह हो गए हो, कोई आपको वहां से लात मार रहा है, कोई आपको उधर से लात मार रहा है। अब आप चलिए, पिछले साल मई 2025 में जब ट्रंप साहब कहते हैं कि इस युद्ध विराम मैंने कराया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में और उसके पीछे ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील अब सामने आती है, उसमें वो कहते हैं कि हम 18% टैक्स लगाएंगे, भारत को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप देखिए कि वेनेजुएला से तेल परचेज करेंगे, ठीक है साहब, रशिया से बंद करो नहीं तो पेनल्टी लगाएंगे 25%, ठीक है जी, बंद कर देते हैं, पेनल्टी हटा लेंगे। अब कह रहे हैं कि भैया आप ईरान से दूर हट जाओ। ईरान ने जो किया है ये जानबूझ के किया है, उन्होंने जो रास्ते बंद किए हैं जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बोल रहे हैं, वो चाहता है कि इनके ऊपर दबाव जाए और ताकि प्रेशर में आए सरकारें। तो भारत सरकार की जो कूटनीति है वो विफलता है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपको ये मैनेज करना नहीं आया कि इसका क्या असर भारत के ऊपर हो सकता है। अब आपने कहा महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। पैनिक उस दिन स्टार्ट हो गया संदीप जी जिस दिन आपने गैस सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ा दिए। सीधा 60 रुपए। क्या
क्या क्या जरूरत थी इस बात की, जब आपको ये पता है कि इंटरनेशनल वॉर चल रहा है, क्राइसिस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और आपने खुद से पैनिक क्रिएट कर दिया, कहा कि नहीं हम 60 रुपए बढ़ाएंगे। अब जो साहब ये कह रहे थे कि नहीं सरकार इसका असर लोगों पे नहीं आने देगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने कभी भी, जब से हम रशिया तेल परचेज कर रहे हैं और कच्चा तेल सस्ता है, उसका फायदा आम जनता को नहीं दिया। उल्टा प्राइवेट रिफाइनर्स ने तेल परचेज किया, यूरोप में बेचा और मुनाफा कमाया। रशिया से हम 9% सस्ता तेल परचेज करते थे, जबकि हमें वेनेजुएला महंगा तेल देगा। उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए। अरे भाई तू काका चौधरी है। पहली बात तो ये है ना कि आप उसको मान रहे हो, वो आपको डरा रहा है और आप डर रहे हो और आप चून निकलती है आपकी। जवाब दो ना कि हम फैसला करेंगे कि हमें तेल कहां से खरीदना है, हम गैस कहां से परचेज करनी है। कोई किसी की मजाल नहीं है और किसी का ये कोई फरमान, आदेश, निर्देश हम मानने को तैयार नहीं है। ये गैर जरूरी है। कीप योर माउथ शट एंड दैट इज अबाउट इट। सीधा हम बता सकते हैं ना। बट ये बात कहनी पड़ेगी संदीप जी, सरकार के मुखिया को कहनी पड़ेगी, जिसको इस देश ने तीसरी बार चुन के भेजा है। कौन कहेगा ये बात? आप और मैं थोड़ी कहेंगे ये बात। जब आप इजराइल जाके आते हो और 2 दिन बाद हमला हो जाता, आपको पता नहीं था? जब आप कहते हो कि हम विश्व गुरु हैं, पूरा वर्ल्ड हमारी बात सुनता है और हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, नहीं, ताकि हम अपने बच्चे वो बाहर ना निकाल बताएं सकें। तो वो उनकी कारगुजारी है। इसमें सरकार को जिम्मेदार मानना, ये तो स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू फार वाला काम नहीं हो जाएगा। फिर किसी के ऐसे गले मत पड़ो, उसको दोस्त मत कहो। फिर कहो कि ये प्रोफेशनल लोग हैं अमेरिकन, इनके साथ जो डील हो रही है बराबर से बैठ के होगी। अगर आप 18% टैक्स लगाओगे तो हम भी 18% टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर, और आप हमें डिक्टेट नहीं करोगे। अगर हम रशिया तेल परचेज करेंगे तो आप 25% टैरिफ नहीं लगाओगे हमारे ऊपर, और आपको कोई हक नहीं है हमें अनुमति देने का कि हम तेल कहां से परचेज करेंगे। तो आपको बराबर में बैठ के बात करनी पड़ेगी, बस बताना पड़ेगा कि मैं सरकार का बोलना भी पड़ेगा। और हमारे हित सद रहे हैं क्या, या गैस का जो खेल शुरू हुआ है तेल में खेल में तब्दील ना हो जाए और इसमें आपकी मेरी आम आदमी की रेलम पेल ना हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।